नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, जो 10 मिनट का होगा। डिक्टेशन और आउटलाइन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। दोस्तों, आप अगर अधिक से अधिक डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो विधानसभा रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन है। इसमें अधिक से अधिक कठिन शब्दों का चुनाव किया गया है, और आप अगर कठिन शब्दों वाली डिक्टेशन देखेंगे तो आप आसान शब्दों को, या फिर आपको स्पीड अगर ज़्यादा भी बोली जाएगी तो फिर आप आसानी से नए शब्दों को बना सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 5 सेकंड बाद शुरू करते हैं। महोदय, बोलचाल की तथा अखबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जितनी सरल हो उतना ही अच्छा है, और उसको समझने में हिंदी और उर्दू बोलने वालों दोनों को ही कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वही भाषा ठीक चलेगी। मैं उत्तर भारत के लोगों से, जहाँ हिंदी अथवा हिंदुस्तानी बोली जाती है, यही कहना चाहता हूँ कि यदि वे चाहते हैं कि हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सारे भारतवर्ष में चले तो उनको अहिंदी भाषियों को अपने साथ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे जिस भाषा को नहीं अपनाते वह सारे देश की भाषा नहीं हो सकती। कभी कभी अहिंदी भाषी भी हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं। यदि उनकी हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से जांची जाए तो हिंदी भाषी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि केवल हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि उसके व्याकरण में भी इतना हेर फेर करना पड़ेगा कि दूसरी भाषाओं के मुहावरे हिंदी भाषा में खप सके। भाषा तभी विकसित हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि भाषा के इस प्रश्न को सांप्रदायिक रूप नहीं दिया जाएगा। उसे एक बार सांप्रदायिकता का रूप दे देने पर उसका उसमें से निकलना कठिन हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रश्न को सांप्रदायिकता से परे केवल एक भाषा के रूप में देखें, और भाषा का अर्थ यह है कि अपनी भावनाओं और अपने विचारों को उसी के द्वारा दूसरों तक पहुंचा जा सके। यदि राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा बना दी गई जिसमें कुछ ही लोग समझे तो हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। हमें संकीर्ण विचारों से दूर रहना चाहिए। भाषा के संबंध में विचार करते समय किसी एक राज्य की दृष्टि से नहीं बल्कि सारे देश की दृष्टि से विचार करना चाहिए, और तभी भाषा को वह रूप प्राप्त होगा जिसका मैंने उल्लेख किया है। महात्मा गांधी देश में उस भाषा को चलाना चाहते थे जिसे वह कभी हिंदुस्तानी अथवा कभी हिंदी कहते थे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि ऐसी भाषा को जिसे सभी लोग समझ सके हम हिंदी कहें या हिंदुस्तानी, उसमें कोई अंतर नहीं। मैं नहीं समझ पाता कि इसमें झगड़े की क्या बात है। एक दूसरा झगड़ा लिपि के बारे में भी है। हिंदुस्तानी अरबी और नागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। हमारे संविधान ने नागरी लिपि को ही माना है। इसमें ज़बरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। यह खुशी की बात है। मगर हिंदुस्तान में जितने लोग बसते हैं, हम उनके विचारों से अवगत होना चाहते हैं। यदि हम उनको समझना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की जितनी लिपियां हैं उनको हमें सीखना होगा। दक्षिण वालों को हिंदी भाषा भाषियों से यही शिकायत रही है कि वे तो हिंदी सीखते हैं पर हिंदी वाले दक्षिण की भाषा कभी नहीं सीखते। उसी प्रकार उर्दू के अक्षर हम जानें और उर्दू की किताबों से अपना परिचय रखें तो उनसे हमारा संबंध और अधिक घनिष्ठ हो सकता है। महोदय, संसद सदस्यों से बहुधा उनके निर्वाचक उनके चुनाव में पूंजीगत स्वरूप के छोटे छोटे कार्यों को कराए जाने के लिए संपर्क करते हैं। इसलिए संसद सदस्यों की एक मांग थी कि उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में कार्य कराए जाने की सिफारिश करने में समर्थ होना चाहिए। इन सुझावों पर विचार करते हुए
प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 23 दिसंबर 1993 को संसद में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को अपने चुनाव क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए तक की लागत के कार्य, जिसमें प्रत्येक कार्य 10 लाख रुपए से अधिक लागत का नहीं होगा, कार्यान्वित किए जाने के लिए जिला कलेक्टरों को सुझाव देने होंगे। राज्यसभा का सदस्य जिस राज्य से चुना गया है, उस राज्य का कोई भी एक जिला इस योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन करने के लिए चुन सकता है। सांसदों द्वारा भेजे गए सुझावों के आधार पर इन मार्गदर्शिकाओं के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत जिन कार्यों की सिफारिश की गई हो, वे जिले के अंदर चल रही जिला योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के सामान्य पैटर्न के अनुरूप होंगे। उनका कार्यान्वयन अन्य सभी कार्यों के साथ साथ ही किया जा सकता है, लेकिन एक तरह से वे संसद सदस्य द्वारा अनुशासित कार्य के रूप में अभिव्यक्त होंगे। इस प्रकार कार्यों की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया सामान्य कार्यों की सामान्य स्वीकृति एवं कार्यान्वयन को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं, जिनका कार्यान्वयन लोगों की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा किया जाता है, से भिन्न नहीं है। सांसदों के सुझावों को जिला कलेक्टरों द्वारा संकलित किया जाएगा एवं इन मार्गदर्शिकाओं के अंतर्गत उन पर विचार किया जाएगा तथा सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए यथासंभव उनको जिले में चल रहे जिला योजना कार्यक्रमों एवं अन्य केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। सांसदों को जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समग्र रूप देने के लिए और पूरे जिले के लिए विकास योजना मसौदा तैयार करने के लिए संवैधानिक रूप से गठित जिला योजना समितियों का सदस्य बनाया जाएगा। अधिनियम 1992 के अंतर्गत गठित किए जा रहे नए पंचायती राज निकायों में जिला तथा माध्यमिक स्तरों पर, जिनमें उनके चुनाव क्षेत्र पूर्ण या आंशिक रूप से आते हैं, पंचायत सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सांसद जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के शासी निकाय के सदस्य हैं, जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इससे संबद्ध कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यों के प्रभारी हैं। यह सब उन्हें इस योजना के अंतर्गत उनके द्वारा चुने एवं सुझाए गए कार्यों को जिला स्तर विकास कार्यक्रमों की योजना एवं कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर संस्थागत ढांचे द्वारा कार्यान्वित कराए जाने को सुनिश्चित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। अध्यक्ष महोदय, भारत संसार के सभी देशों के साथ शांति और मैत्री की नीति का अनुसरण करता रहा है और ऐसे अवसरों पर जब भी यह आशा हुई कि हम शांति स्थापना के हेतु कुछ कर सकते हैं, हमारे देश ने जिम्मेदारियों को उठाने में कोई संकोच नहीं किया। कोरिया में मेरी सरकार ने तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता स्वीकार की और युद्धबंदियों के भविष्य के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक उनकी देखभाल के लिए संरक्षण सेना वहां भेजी। दुर्भाग्यवश विराम संधि समझौते में सुझाई गई पद्धति के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा सकी, जिसके कारण एक कठिन स्थिति पैदा हो गई। कुछ दिनों में ही आयोग अपना काम समाप्त कर देगा और संरक्षण सेना अब धीरे धीरे भारत वापस आ रही है। कोरिया में प्रमुख विवादग्रस्त प्रश्नों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। मुझे पूर्ण आशा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अथवा कहीं और इन आवश्यक मामलों को सुलझाने का शीघ्र प्रयत्न किया जाएगा। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से मैं कोरिया में तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग में अपने प्रतिनिधियों और संरक्षण सेना के अधिकारियों तथा सिपाहियों की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक कठिन और नाजुक काम को बड़ी योग्यता के तथा निष्पक्षता के साथ निभाया। विदेशों से
भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे हैं। यद्यपि कभी कभी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। इस समय मेरी सरकार के प्रतिनिधि चीनी गणतंत्र की सरकार से तिब्बत के संबंध में सामान्य हित के विभिन्न मामलों पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस बातचीत के परिणामस्वरूप सभी विशिष्ट समस्याओं के बारे में समझौता हो सकेगा। सोवियत संघ और कई अन्य देशों से हमारी व्यापारिक संधियां हुई हैं। पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले। ये मुलाकातें मैत्रीपूर्ण थी और इनके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच कई एक विवादाग्रस्त मामलों के बारे में, जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे, पारस्परिक सद्भावना पैदा हो सकी। इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़े थे, पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण प्रगति में रुकावटें पड़ रही हैं। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच श्रीलंका के भारतीय प्रवासियों के प्रश्न पर समझौता हो गया है। इस समझौते द्वारा उक्त समस्या का अंतिम रूप से निपटारा नहीं होता, परंतु उस दिशा में यह पहला कदम है और समस्या के हल के लिए गंभीर प्रयास है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। अपने पड़ोसी राष्ट्रों श्रीलंका तथा बर्मा से, जिनके साथ हमारे भौगोलिक ही नहीं बल्कि चिरकाल से सांस्कृतिक संबंध भी हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध को उन्नत करने का मेरी सरकार सतत प्रयत्न करती रही है। पश्चिमी एशिया के देशों और मिस्र के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक सहयोग के रहे हैं। सूडान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की प्रशंसा की गई है और चुनाव व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो गए हैं। विराम।